सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में अपन जानेंगे मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। सो बेसिकली जो है मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ और गॉस लॉ के ऊपर वर्क किया था, है ना। तो क्या होता था एक्चुअली, जो भी इक्वेशन मैक्सवेल ने बनाई थी उसमें से टोटली अपन को 4 इक्वेशन पढ़नी होती है ना। सो स्टार्ट करते हैं अपन। मैक्सवेल कंबाइन द वर्क ऑफ गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड फैराडेज लॉ एंड ही फाउंड आउट दैट time varying electric field produces time varying magnetic field and time varying magnetic field produces time varying electric field। एक्चुअली क्या किया था इसने, गॉस लॉ, एम्पियर लॉ, फैराडेज लॉ, इन सबको क्या किया था, कंबाइन किया था और इनके वर्क को इसने एनालिसिस करके ये पाया कि टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है उसके दो फॉर्म अपन देखते हैं जनरली, एक तो इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं, एक डेरिवेटिव फॉर्म देखते हैं। ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन आर बेसिकली 4 विच आर ऑब्टेन्ड बाय मॉडिफाइंग डिफरेंट बेस लॉज। डिफरेंट बेस लॉज को अपन मॉडिफाई करके 4 तरीके की मैक्सवेल इक्वेशन अपन को पढ़नी होती है ना। सो बेसिकली अपन फर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो बेसिक लॉ अपन कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें एम्पियर लॉ अपन इसका यूज़ करते हैं। सो एम्पियर लॉ अपन को क्या बताता है, जो कि अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अपन ने क्या पढ़ा है कि इंटीग्रल H.dl जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल होता है डीएल के अंदर, वो किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। ये अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ा है। ठीक है। और डेल क्रॉस एच जो अपन इसका निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के इक्वल होता है, जो कि जे के बराबर होता है। ठीक है। इसको अपन यूज़ करके अपन मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेशन का डेरिवेशन अपन निकालेंगे, जो कि इंटीग्रल फॉर्म में क्या निकल के आता है, इंटीग्रल H.dl इक्वल टू इंटीग्रल जे प्लस डी कैपिटल डी डिवाइड बाई डी टी, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो डी एस। ठीक है। और अगर अपन इसका डिफरेंशियल फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में इसको निकालते तो डेल क्रॉस एच जो होता है वो किसके बराबर निकल के आता है, जे प्लस डी डी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका इंटीग्रल फॉर्म होती है फर्स्ट इक्वेशन की और डिफरेंशियल फॉर्म जो होती है फर्स्ट इक्वेशन की वो निकल के आती है इस तरीके से। अब इनका डेरिवेशन कैसे होता है ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है। सो बेसिकली मैं एम्पियर लॉ को यूज़ करूँगा इन दोनों को डिराइव करने के लिए, है ना। ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, इसको डिराइव करने के लिए मैं एम्पियर्स लॉ को काम में लूँगा। ठीक है। अब होता है कि अपन को कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अपन एम्पियर लॉ को देखते हैं। तो एम्पियर लॉ से अपन को क्या पता लगता है कि डेल क्रॉस एच जो है वो होता है जे के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बराबर होता है डेल क्रॉस एच। वी नो फ्रॉम एम्पियर पॉइंट फॉर्म। एम्पियर पॉइंट फॉर्म से मतलब ये अपन को पता लगा है कि डेल क्रॉस एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। ये अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है ना। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑन बोथ साइड वी गेट। अगर अपन इसका अगर वापस अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डेल के साथ में, तो अपने पास क्या इक्वेशन आती है, डेल डॉट, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे। मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है डेल के साथ में इसका। सो बेसिकली जब भी अपन अपना वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर के अंदर अपना क्या होता है, जब भी अपन इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लेके कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों एक साथ लेते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एज फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। कर्ल का अगर अपन डाइवर्जेंस लेते हैं तो जीरो के बराबर आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये जीरो के बराबर हो जाएगा। और ये जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो अपना जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है अपना वो किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड अपना बराबर आएगा, ये जो डेल डॉट जे है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो राइट हैंड साइड जो है अपना जीरो के बराबर आ गया। अब क्या होता है, बट वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन को बताती है कि डेल डॉट जे जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ रो स्टार वी के बराबर होता है डेल डॉट जे। ठीक है। ये अपन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चला है। सो बेसिकली अब इसके अंदर जाने तो अगर कोई चीज़ जीरो के बराबर भी है और कोई चीज़ इसके बराबर ही, दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हैंस वी कैन से दैट एम्पियर पॉइंट फॉर्म इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली इसको अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ केसेस के लिए अपन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि डेल डॉट जे जो जीरो के बराबर भी, डेल डॉट जे जो है माइनस रो बी के बराबर भी है। ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, इस प्रॉब्लम का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम अपन ने क्या किया, डेल क्रॉस एच जो है यहाँ पे जो डेल अपन ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना डेल क्रॉस एच, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको जे के बराबर ना करके अपन ने इसको जे प्लस एक्स के बराबर किया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। एक यूनिवर्सल सोल्यूशन अपन को निकालना है एम्पियर्स लॉ का। ठीक है। सो बेसिकली अपन ने क्या किया, प्लस एक्स कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, प्लस एक्स कर दिया। उसके बाद क्या किया, अपने फिर से क्या किया, डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है। जो पिछली बार किया था ना वैसे ही अपन इस बार भी डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डेल डॉट
डेल क्रॉस एच, और यहाँ पे अपन जब ने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से अपन को पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। सो ये वाला पार्ट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ये जब पार्ट जब जीरो के बराबर होगा तो ये वाला जो टोटल पार्ट है राइट हैंड साइड वो भी हो जाएगा जीरो के बराबर। अब इसको जब जीरो के बराबर अपन करते हैं, इसको जब जीरो के बराबर अपन करते हैं तो अपना जो फिर अपन इसको डेल क्रॉस एच को अपन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो डेल डॉट जे जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल डॉट एक्स के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन जो अपनी निकल के आती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद ये कि जैसे अपन पिछले इक्वेशन में अपन ने निकाला कि डेल डॉट जे जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के आधार पे अपने क्या निकल के आई थी, माइनस रो वी के बराबर निकल के आई थी, माइनस रो वी के बराबर आई। अब जब डेल डॉट जे जो है माइनस रो वी के बराबर है तो और वही बराबर है माइनस डेल डॉट एक्स के, ठीक है, वही माइनस डेल डॉट एक्स के बराबर है ना। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ डेल डॉट एक्स ये इक्वल्स हो जाएगा माइनस रो स्टार वी। तो ये माइनस और माइनस कट गया तो डेल डॉट एक्स जो है किसके बराबर आ गया, रो वी के बराबर निकल के आ गया। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन इसकी निकल के आई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, फ्रॉम गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब गॉस लॉ को अपन पॉइंट फॉर्म के अंदर देखते हैं जब, तो अपना डेल डॉट डी जो है, ठीक है, इसका अपन डेरिवेटिव अगर लेते हैं, ये वाली चीज़ इसका डेरिवेटिव लेते हैं पॉइंट फॉर्म के अंदर, तो डेल डॉट डी जो है वो रो वी के बराबर निकल के आएगा। अब अगर इस वाली इक्वेशन का अपन फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, डेल डॉट डी स्टार इक्वल टू रो स्टार वी के बराबर, ठीक है, रो स्टार वी के बराबर आएगा। ये अपन गॉस लॉ की स्टडी करिए, गॉस लॉ अपन को बताता है कि पॉइंट फॉर्म में गॉस लॉ क्या होता है, डेल डॉट डी जो होता है रो वी के बराबर होता है, ठीक है। इसका फिर से डिफ्रेंशिएट अपन कर दिया तो डेल डॉट डी स्टार इक्वल टू रो स्टार वी के बराबर निकल के आ गई। ये वाली दूसरी इक्वेशन अपने निकल के आ गई, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन 2 और ये वाली इक्वेशन 1, अब इन दोनों इक्वेशन से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि दोनों इक्वेशन है इसके अंदर जो डेल डॉट डी स्टार है वो किसके बराबर आ रहा है, डेल डॉट एक्स के बराबर आता है। यानी कहने का सेंस क्या है, जो डी है डी स्टार जो है वो एक्स के इक्वल निकल के आया आपने, ठीक है। डी स्टार जो है एक्स के बराबर निकल के आ गया। अब डी स्टार जब एक्स के बराबर निकल के आ गया है तो मैं यहाँ पे जो एक्स है, जो अपनी जो पहली इक्वेशन थी एम्पियर्स लॉ वाली, इसके अंदर जो एक्स है उसकी जगह मैं डी स्टार लिख सकता हूँ, इस वाली जगह पे मैं डी स्टार लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक्स की जगह डी स्टार लिख दिया। एक्स की जगह जब डी स्टार यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो डी स्टार मतलब डिफ्रेंशिएशन है एक तरीके से, डी स्टार कहने का सेंस डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो डेल क्रॉस एच जो है किसके बराबर निकल के आएगा, जे प्लस डी डी डिवाइड बाई डी टी। ये अपनी आ गई डिफरेंट डेरिवेटिव फॉर्म आ गई अपनी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन की। जो अपन दो फॉर्म निकाली थी ना, अपने स्टार्टिंग में देखा था कि एक तो इंटीग्रल फॉर्म होती है, एक डेरिवेटिव फॉर्म होती है, तो डेरिवेटिव फॉर्म अपनी निकल के आ गई। तो ये होगा डेरिवेटिव फॉर्म का जो है अपन ने इसका वो निकाल दिया, ठीक है। डेरिवेटिव फॉर्म का अपन ने जो है डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, अपन इसका अपन दोनों साइड से सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे प्लस डी डी डिवाइड बाई डी टी और डी एस, ठीक है। इस तरीके से अपन इसका सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। अब स्टोक थ्योरम जो होती है, स्टोक थ्योरम जो अपन को बताती है कि जो अपना डेल क्रॉस एच डी एस जो होता है, स्टोक थ्योरम अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ी है, जो अपन को बताती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच जो होता है, ये वाला जो है पार्ट इंटू डी एस, ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल के बराबर होता है। सरफेस इंटीग्रल से अपन को ये पता चलता है, सॉरी स्टोक थ्योरम से अपन को ये चीज़ पता चलती है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, ये चीज़ मैं क्या करूँगा यहाँ पे पुट कर दूंगा इसकी जगह। तो इंटीग्रल ऑफ डेल एच डॉट डी एल जो है वो किसके बराबर निकल के आ गया, इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल जो बराबर निकल के आ गया इंटीग्रल ऑफ जे डी डी डिवाइड बाई डी टी और डी एस। तो ये आ गई इसकी इंटीग्रल फॉर्म, जो अपनी मैक्सवेल की जो इंटीग्रल फॉर्म है वो निकल के आ गई। अपन कह सकते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन जो अपने निकल के आ गई इसके अंदर। स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे जो ये है अपन ने सेकंड इक्वेशन जो पढ़ी है, ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का ही सेकंड पार्ट है ना। ये जो है ना मैक्सवेल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन को पढ़ लिया है यहाँ पे मैक्सवेल की डेरिवेटिव फॉर्म में, और मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अपन ने पढ़ी इंटीग्रल फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये दोनों पार्ट है उसके। ये जो वाली इक्वेशन है डेरिवेटिव फॉर्म है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का, और ये वाला पार्ट है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का जो है इंटीग्रल फॉर्म है। इसके बाद स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन के बारे में। सो स्टूडेंट अपन मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने देखा कि एम्पियर्स लॉ की हेल्प से किस तरीके से अपन ने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया है। अब क्या होता है कि अपन
मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन निकालेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। पहले अपन ने एम्पियर्स लॉ काम में लिया था, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए अपन गॉस थ्योरम काम में लेंगे, गॉस लॉ काम में लेंगे। सो बेसिक गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ अपन को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस जो है वो क्यू के बराबर होता है, ठीक है। इसके हेल्प से अपन मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, जिसका इंटीग्रल फॉर्म क्या निकल के आता है? जिसका इंटीग्रल फॉर्म होता है इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी रो वी डी वी, और इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो निकल के आता है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। इस तरीके से होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है वो है यहाँ पे। सो बेसिकली अपन यहाँ पे गॉस लॉ की हेल्प से अपन मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन जानते हैं एज वी नो फ्रॉम गॉस लॉ अपन को क्या बताता है, इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस जो होता है क्यू के बराबर होता है, ठीक है। और अपन को ये पता है कि रो वी जो होता है किसके बराबर होता है? डी क्यू डिवाइड बाई डी वी के बराबर होता है गॉस थ्योरम से, ठीक है। अब क्या किया अपन, इस डी वी को जो है अपन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? रो वी डी वी इक्वल टू डी क्यू के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे दोनों साइड में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा अपन को? इंटीग्रेशन जब दोनों साइड करेंगे सो इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी इक्वल टू, अब अगर डिफ्रेंशिएशन करके अगर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वापस अपन को क्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी पहले से लगा हुआ है। इसका अपन फिर से इंटीग्रल जब करेंगे तो अपन को फिर से क्यू मिल जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी इक्वल टू क्यू के बराबर आता है, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी इक्वल टू क्यू के बराबर आया है, और फर्स्ट इक्वेशन में अपन देख रहे हैं कि जो अपना क्यू है वो किसके बराबर है? इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन में अपन देख रहे हैं अपना जो क्यू है डी डॉट डी एस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैसे हैं? इक्वल है। सो अपना यहाँ पे क्या निकल के आया? इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल टू निकल के आया इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये क्या है? इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना इंटीग्रल फॉर्म है अपना, ये वाला पार्ट जो है अपना इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो अपने को मिली है इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि फिर से अपन डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे अपन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है रो वी है, रो वी किसके बराबर है यहाँ पे? रो वी वाला जो पार्ट है अपन, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इंटीग्रल डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस जो है अपना, इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस जो है अपना, ठीक है, वो किसके बराबर हो गया? इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी डी वी के बराबर हो जाएगा, डेल डॉट डी डी वी के बराबर हो जाएगा अपना जो इंटीग्रल पार्ट है वो, ठीक है। अभी जो इंटीग्रल पार्ट अपना डाइवर्जेंस थ्योरम से अपना निकाला है, तो इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी वी है वो किसके बराबर निकल के आया? इंटीग्रल ऑफ पी रो वी डी वी के बराबर। कहने का सेंस क्या है, अपन ने यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर अपन ने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसके ऊपर अपन ने डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई। कहने का सेंस क्या है, इसका डाइवर्जेंस लिया है। डाइवर्जेंस मतलब ये वाला अपन ने इस तरीके से इसका डाइवर्जेंस ले लिया डेल डॉट डी एस, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसका डाइवर्जेंस ले लिया है ना। तो ये वाला पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला जो अपन राइट हैंड साइड देख रहे हैं जो यहाँ पे निकल के आया है, ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले पार्ट के, जो यहाँ का राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना ये वाला, इसके बराबर हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है, इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी एस है इस तरीके से, वो किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ रो वी टी वी के बराबर, है ना। तो इस तरीके से ये वाले पार्ट इक्वल हो रहा है ना। सो बेसिकली जो इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट डी डी वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कहने का सेंस क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अपना अंदर का डेल डॉट टी वी वो किसके बराबर आ जाएगा? रो वी के बराबर आ जाएगा। तो ये अपना जो है डिफरेंशियल फॉर्म निकल के आई मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का, और ये वाला पार्ट है इंटीग्रल फॉर्म में मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का, जो कि अपन ने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का अपन इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म डिराइव कर दिया है गॉस थ्योरम की हेल्प से या गॉस लॉ की हेल्प से। इसके बाद आती है अपनी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, जो कि गॉस लॉ पे आधारित है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे आधारित है, और ये वाली जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आधारित थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड थी। अपन जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस होगी, ठीक है। सो बेसिकली अपन गॉस थ्योरम को हेल्प करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अपन इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म है इसका डेरिवेशन निकालेंगे, जो कि क्या निकल के आता है? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो और
डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। इस तरीके से निकल के आता है। अभी कैसे निकल के आता है इसके बारे में अपन जानेंगे। सो बेसिकली क्या, अपन यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे जिसके अंदर करंट कैरी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे अपन अपना जो है क्लोज लूप रख लेंगे, क्लोज सरफेस रख लेंगे, और इस करंट के कारण क्या होगा, जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसके चारों तरफ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने जो सरफेस है इसको काटेगा, ठीक है। जब सरफेस को अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड काट रहा है, ठीक है, सरफेस को अपना मैग्नेटिक फील्ड काट रहा है, कहने का सेंस क्या, जितनी लाइन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एंटर हो रही है उतनी लाइन यहाँ से सरफेस को लीव कर रही है, ठीक है, जितनी एंटर हो रही है उतनी ही लीव कर रही है। सो बेसिकली अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो जो फ्लक्स है, चेंजिंग फ्लक्स अगर अपने आप पे देखें, टोटल फ्लक्स अगर अपन देखें, जितनी एंटर करी उतनी लीव करी, तो फ्लक्स जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब इस चीज़ का मैं यूज़ कैसे करूँगा, है ना। मैक्सवेल की जो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अपन डिराइव कर रहे हैं, इसके अंदर अपन गॉस लॉ की मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन का जो है मदद लेंगे। पिछली में सेकंड इक्वेशन में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू फाइव के बराबर होता है। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जो है फाइव के बराबर होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि फ्लक्स के बराबर होता है फाइव, ठीक है, फ्लक्स के बराबर है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो अपना फाइव है वो कैसा है, जीरो, क्योंकि जितनी लाइन मैग्नेटिक फील्ड की एंटर कर रही उतनी ही लाइन यहाँ पे लीव कर रही है, जितनी लाइन एंटर कर रही उतनी लाइन लीव कर रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यही जो है अपनी क्या है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है ये, ठीक है। इसके बाद अपन इसकी जो है डिफरेंशियल फॉर्म की बात करेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस लेंगे। इसका डाइवर्जेंस जब लेंगे तो डेल डॉट बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस है, इसका अपन डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या आएगा, डेल इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी इंटू डी वी, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए, ठीक है, डाइवर्जेंस अपन ने यहाँ पे लिया है। सो बेसिकली अपन ने देखा कि ये वाला पार्ट जो है वो जीरो के बराबर आया है, तो अब ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जब जीरो के बराबर होगा तो इंटीग्रल डेल डॉट बी डी वी है वो जीरो के बराबर हो गया। अब किसी का भी इंटीग्रल यहाँ पे जीरो के बराबर आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल जीरो के बराबर आ गया, मतलब जो फंक्शन है अपना कैसा है, वो खुद जीरो है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, जीरो है। तो कहने का सेंस क्या हो गया, डेल डॉट बी जो है वो कैसा है, जीरो वर्ग के बराबर आ गया। तो यही है अपनी डेरिवेटिव फॉर्म है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन की, ठीक है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन की डेरिवेटिव फॉर्म है। अब स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल की जो है फोर्थ इक्वेशन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट अब अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल के जो फोर्थ इक्वेशन उसके बारे में, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने मैक्सवेल की जो इंटीग्रल डेरिवेटिव फॉर्म निकाली थी वो निकाली थी एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। फिर अपन ने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में गॉस लॉ की हेल्प ली थी, है ना। सेकंड के अंदर अपन ने गॉस लॉ की हेल्प ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और थर्ड इक्वेशन में अपन ने फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प ली थी गॉस लॉ की। अब अपन क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए फैराडेज लॉ का अपन काम में लेंगे, ठीक है। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत यूज़ भी किया अपन ने मशीन्स के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर, है ना। क्या होता है, सिंपल सी एक चीज़ होती है कि, है ना, कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर कोई भी अपना कंडक्टर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर उसके चारों तरफ अगर अपना जो है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ होता है फैराडेज का, यही बताता है अपन को, है ना। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अपने, मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ, जो जैसे भी अपना ये पहला अपन देख रहे हैं डायग्राम, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, जो रेक्टेंगुलर है वो कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अपना कंडक्टर रखा हुआ है। अगर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग होगा, अगर इसके अंदर टाइम वेरिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। या तो इस तरीके से अपन एक ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। अपना कंडक्टर जो स्टेशनरी है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग है, ठीक है। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने स्टेशनरी कंडक्टर के पास में तो फिर अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि अपना जो अगर कंडक्टर है वो मूविंग है लेकिन जो अपना फील्ड है वो स्टेशनरी है, मतलब फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, फील्ड यूनिफॉर्म है, टाइम वेरिंग नहीं है। तो इस केस में अपन को क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो अपना कंडक्टर है उसको मूव करवाना पड़ता है। कहने का सेंस ये है कि ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए अपना, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन को ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे हो सकता है, दोनों में से किसी न किसी एक को मूव करना पड़ेगा। दोनों मतलब क्या, या तो कंडक्टर या फिर अपना मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी न किसी एक को है जो मूव करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक मूविंग होगा, है ना, तब अपना जो ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगा अपना जो है कंडक्टर है उसके अंदर, है ना। सो पहले केस के अंदर अपन यही देखा, पहले केस में अपना कंडक्टर स्टेशनरी है तो अपन को ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको टाइम वेरिंग करना पड़ेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग करना पड़ेगा ताकि टाइम के साथ वो चेंज हो सके, टाइम के साथ चेंज होगा तो अपने कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब दूसरे केस के अंदर अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है,
अगर वही यूनिफॉर्म है, टाइम वेरिंग नहीं है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो अपने जो कंडक्टर है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, है ना। तो अपना कंडक्टर यहाँ पे मूव हो रहा है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, अपना जो है कंडक्टर मूव हो रहा है, कंडक्टर अगर मूव होगा तो फिर अपना ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा। ये होता है अपना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैंने यही लिख रखा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये बताया ईएमएफ किसके ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। फैराडेज लॉ में बताया था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन के बराबर, इसलिए यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू किसका होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उल्टी होती है। ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का अपन साइन लगाते हैं, ठीक है। या फिर अपन को ऐसे लिख सकते हैं वी बराबर, ईएमएफ क्या होता है, वी होता है वी बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। जो है अपना जो है वोल्टेज है वो किसके बराबर आ गया, माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर आ गया, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसा कह सकते हैं, जो अपना ईएमएफ हो इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एल के बराबर, क्लोज इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एल का। कहने का सेंस क्या है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस के अंदर अपना जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है, जो ईएमएफ जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, स्टेशनरी है या फिर यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो फ्लक्स जब यूनिफॉर्म है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे नहीं होता, अपन को कंडक्टर को मूव कराना पड़ता है, तो उसके लिए अपनी वोल्टेज की इक्वेशन क्या निकल के आती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या निकल के आती है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है, ई डॉट डी एल। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, अपना जो है कंडक्टर मूव करेगा, तो जिस स्टेट से वो मूव करेगा उसके हिसाब से अपना ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा। तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, इस तरीके से, ठीक है। सो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है अपन इसमें फैराडेज लॉ को अपन काम में लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली अपन को बेसिकली पूरा तरीके से क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अपन ने एम्पियर्स लॉ को काम में लिया, उससे इंटीग्रल डेरिवेटिव फॉर्म निकाली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के अंदर अपन ने गॉस थ्योरम काम में ली, ठीक है। उसमें अपन ने फर्स्ट सेकंड के अंदर गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरम अपन ने काम में ली। थर्ड इक्वेशन के अंदर अपन गॉस मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन काम में ली। अब फोर्थ इक्वेशन के अंदर अपन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो वी बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं वी बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसकी जो अपन डेरिवेशन निकालते हैं मैक्सवेल का, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डी बी डिवाइड बाई डी टी इंटू डी एस। या फिर डिफरेंशियल फॉर्म जो अपन निकालते हैं तो इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई जो है बराबर होता है माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। ये होती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। अब इसका डेरिवेशन अपन करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ अपन क्या देखते हैं, वी इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है वी, और वी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल होता है, ठीक है। और ये भी अपन जानते हैं गॉस लॉ से कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जो होता है वो फाई के बराबर होता है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक लॉ जो अपन पढ़ा था उसके अंदर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जो होता है फाई के बराबर होता है, ठीक है। अब ई डॉट डी एस जो है वो फाई के बराबर है ना। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर हो जाएगा, मतलब फाई जो है यहाँ पे जो अपना फाई है इससे अपन डी फाई बाई डी टी निकाल सकते हैं, इस वाले से डी फाई बाई डी टी निकाल सकते हैं। तो डी फाई बाई डी टी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। जो कि बी डॉट डी एस के बराबर आएगा, जो कि बी डॉट डी एस के बराबर आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी डॉट डी एस के बराबर है तो अपन यहाँ पे जो है फाई की वैल्यू अपन यहाँ पे रख लेंगे, है ना। अब एक चीज़ मैं इससे पहले करना चाहता हूँ, ये भी वी है और ये भी वी है, तो ये दोनों, ये और ये दोनों वी है, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी के, ठीक है। और ये वाली जो है यहाँ पे अब इसको मैं क्या करूँगा, ये जो है ना किसके बराबर कर दूंगा, डी फाई बाई डी टी जो है ना, यहाँ पे फाई है मेरा, तो फाई की वैल्यू किसकी, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस के बराबर है, ठीक है। तो मैं फाई की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, डी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस डिवाइड बाई डी टी, इस तरीके से। बस सिंपल सी जो फाई की वैल्यू है ना, ये मैंने यहाँ पे इस वाली जो इक्वेशन है फाई की जो वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दी, ठीक है। और इसको बराबर कर दिया इंटीग्रल ऑफ डी एल के बराबर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है मेरी निकल के आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या निकल के आई, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस डिवाइड बाई डी टी इस तरीके से निकल के आई है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ई डॉट डी एल है, ठीक है। ये जो है अब इस डी को मैं अंदर ले रहा हूँ क्योंकि इसका पहले अपन डेरिवेटिव करेंगे फिर इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी बी डी एस डिवाइड बाई डी टी इस तरीके से निकल के आ गया। या फिर अपन इसको कह सकते हैं ई डॉट डी एल निकल के आ गया अपना माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी बी डिवाइड बाई डी टी इंटू डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, बी जो है, जो अपना बी है उसका अपन क्या कर रहे हैं,
डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन जो अपन करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर स्टार भी लगा सकते हैं। तो उसी को चीज़ को मैंने इस तरीके से लिखा है, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी स्टार डी एस। तो ये अपनी जो है इक्वेशन निकल के आ गई इंटीग्रल फॉर्म में, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में निकल के आ गई है। इसके बाद अपन स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जिसमें अपना क्या होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। स्टोक्स थ्योरम अपन यहाँ पे अप्लाई करिए, ये अपना इंटीग्रल फॉर्म निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो अपना इंटीग्रल फॉर्म है ये अपना निकल के आ गया। अब अपन क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल जो है ना, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल है यहाँ पे, ये जो अपना इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल है, इसका अपन ने जो है इसको अपन सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे। सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे लिखा अपन ने, इंटीग्रल ऑफ ई को है डेल क्रॉस ई के फॉर्म में लिख लिया, इंटू डी एस लिखा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसको इस तरीके से अपन सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई इक्वल टू डी एस, तो ये जो इक्वेशन है ये डेल क्रॉस ई है। और अपन ने पिछली इक्वेशन देखी है बी स्टार डी एस यहाँ पे निकल के आई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। ये दोनों अगर बराबर हो गए तो डेल क्रॉस ई इंटू डी एस, इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई इंटू डी एस इक्वल टू बराबर हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी स्टार डी एस, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने इक्वल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बराबर निकल के आए, है ना। इस तरीके से ये बराबर निकल के आए। तो कहने का सेंस क्या है, डेल क्रॉस ई जो है वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, बी स्टार के बराबर निकल के आ जाएगा। ये अपना जो है इसके अंदर क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है अपनी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट इसके बराबर निकल के आ गया इसमें, है ना। सो बेसिकली स्टूडेंट अपन ने मैक्सवेल की सारी इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया है। सो बेसिकली अपन ने क्या क्या जाना है, अपन ने मैक्सवेल की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो फॉर्म है वो निकाली है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अपन ने एम्पियर लॉ काम में लिया, सेकंड इक्वेशन के अंदर अपन ने गॉस थ्योरम काम में ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, और थर्ड इक्वेशन के अंदर गॉस थ्योरम काम में ली मैग्नेटिक फील्ड की, और फोर्थ इक्वेशन के अंदर अपन ने जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करके अपन ने जो है इंटीग्रल और डेरिवेटिव फॉर्म निकाली है।